Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. पाठ 8वां पूर्ण विश्राम। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। निरोग यानी स्वस्थ। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वो 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। पायधुनी मतलब दक्षिण मुंबई का एक उपनगर। मिस्त्री यानी मकान आदि की मरम्मत करने वाला कारागिर। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। आश्वासन मतलब दिलासा देना। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटार का पूरा मुआयना करके ये तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। घुंडी मतलब सिरे पर बनी गोलाकार छोटी आकृति। मुआयना मतलब निरीक्षण। तसल्ली मतलब दिलासा, ढाढ़स। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। चरम यानी अंतिम सीमा को प्राप्त। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वो हर मिनट बूझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने, धौंकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। स्थगित यानी कुछ समय के लिए रोका हुआ। दत्तचित्त मतलब एकाग्र मन वाला, तल्लीन, मग्न। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। मूल मंत्र यानी मूल तत्व। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। सहयोग यानी सहायता। जीवन का ये मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। उपकार मतलब भलाई, हाथ बटाना मतलब सहायता करना। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वो तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वो गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद यानी गले में लपेटी जाने वाली पट्टी। सर्द यानी अत्यधिक ठंड। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट न रखना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वो तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर, लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी।
यूं तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। भुगतान यानी चुकाने की अवस्था। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाए, वहां बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। समालोचना यानी गुण दोष का किया जाने वाला विवेचन। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। कतरनें यानी छोटे बड़े टुकड़े, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिर कई अटैची, कई थैली, कई झोले भरकर हम जूह पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। विचरते यानी घूमते फिरते। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? स्फूर्ति यानी तेज, फुर्ती। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वो बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? ये सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। अधीरता यानी धैर्य का अभाव। जिस धड़कन का इलाज करने को जूह पर आया था वो 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दुगनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। चटखनी मतलब खिड़की या दरवाजा अंदर से बंद करने के लिए उसमें लगा छोटा छड़। बदस्तूर यानी नियमानुसार, ठीक से। मैंने ही वो लगाई थी, लेकिन लगाकर ये भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की भी धड़कन बढ़ गई। नतीजा, फल, परिणाम। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही ये विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वो पूर्ण भयावह हो जाता है। विश्राम यानी आराम। सूचनानुसार कृतियां करो। 1. संजाल पूर्ण करो। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें। 1. मोटर में हवा भरने की पिचकारी। 2. ट्यूब वाल्व। 3. रबड़ सॉल्यूशन। 4. 1 गैलन इंजन ऑयल। 2. प्रवाह तालिका पूर्ण करो। जुहू जाते वक्त साथ में ली हुई वस्तुएं। 1. समाचार पत्र, गुलबंद और बेदिंग सूट। 2. नोट पेपर, लिफाफे,
राइटिंग पैड और चिट्ठियां। 3. बिजली के बिल और बीमा के नोटिस। 4. धूप का चश्मा, छतरी, धूप से बचने की क्रीम, कैंची, ब्रश, नया अखबार, समालोचना की 3 किताबें और कविता की कई कतरनें। 3. लिखो। पर्यायवाची शब्द। 1. ऐनक, चश्मा, उपनेत्र। 2. रात, रात्रि, रजनी, निशा। 3. अखबार, समाचार पत्र, दैनिक। 4. घर, सदन, गृह, निवास। 4. निम्नलिखित समोच्चरित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। 1. हार, पराजय, आभूषण। वाक्य। 1. युद्ध में शत्रु सेना की पराजय हुई। 2. रानी के आभूषण बहुत सुंदर हैं। 2. वार, दिन, प्रहार। वाक्य। 1. आज का दिन बहुत अच्छा है। 2. शिवाजी महाराज ने शत्रुओं पर निडरता से प्रहार किया। 3. हल, समाधान, खेत जोतने का यंत्र। वाक्य। 1. राजू ने मेरी समस्या का समाधान किया। 2. पिताजी खेत जोतने का यंत्र खरीद लाए। 4. सीना, सिलाई, छाती। वाक्य। 1. रमा ने छुट्टियों में सिलाई सीखी। 2. अंगद की छाती में दर्द हो रहा था। 5. ज्वार, अनाज, समुद्र के जल का ऊपर उठना। वाक्य। 1. किसान अनाज उगाता है। 2. वर्षा के मौसम में समुद्र का जल ऊपर उठने लगा है। 6. सुमन, फूल, विचारवान। वाक्य। 1. बगीचे में फूल खिले हैं। 2. पुरानी पीढ़ी बहुत विचारवान थी। 5. कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को भिन्न प्रारूप में पत्र लिखो। पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र, दिनांक, प्रति, विषय, संदर्भ, महोदय, विषय विवेचन, भवदीय, भवदीया, नाम, पता, ईमेल आईडी। 20 जुलाई 2000। प्रति, परिणय पत्रिका संपादक, जीएम रोड, मुंबई। विषय, साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत। महोदय, मैं रजनी मेहता आपकी साप्ताहिक पत्रिका की ग्राहक हूं। पिछले कुछ सप्ताहों से मुझे आपकी साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त हो रही है। मेरे साथ साथ घर के और सदस्य भी इस पत्रिका को पढ़ने के आदी हैं, परंतु पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के कारण हम सभी उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपकी इस लापरवाही से हमें बहुत निराशा हुई है। कृपया आप पत्रिका समय पर उपलब्ध कराने की कोशिश करें। आशा है आप मेरी समस्या की गंभीरता को समझते हुए उसका समाधान जल्द ही करेंगे। धन्यवाद। भवदीया रजनी मेहता, 3C काशी अपार्टमेंट, घाटकोपर, मुंबई। मैंने समझा, व्यक्ति को अपने व्यस्त जीवन में विश्राम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। यदि मौका मिल भी जाए तो वह घरेलू कारणों से उसका लाभ नहीं उठा पाता। अतः हमें सैर पर जाने से पहले आवश्यक चीजों की सूची बनानी चाहिए और पूर्ण व्यवस्था के साथ
सैर पर जाना चाहिए। इससे हम बिना चिंता के विश्राम तथा सैर का आनंद उठा सकते हैं। प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेश वहन के साधनों की सचित्र सूची तैयार करो। स्वयं अध्ययन।